डॉक्टर रीचा पैथ लैब, आपके पैथोलॉजी में रिपोर्टिंग के लिए व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नॉन नेगोशिएबल है, आप उसे अवॉइड ही नहीं करती हैं कि नहीं ये थिंग्स तो मुझे फॉलो करना ही है, irrespective of price concept or anything, but I cannot compromise with these qualities? से मैं 2-3 चीज़ें का ध्यान रखती हूँ। एक तो पेशेंट का इंटरेक्शन। पेशेंट मेरे लिए प्रायोरिटी है। जो वो सैंपल लेके गया है वो मेरी प्रायोरिटी है कि मैं उस सैंपल का लेबलिंग और जो भी चीज़ें हैं उस सैंपल को प्रॉपर तरीके से रिसेप्शन से लेके मेरे जहाँ पे मैं इसको रिपोर्ट करती हूँ आफ्टर प्रोसेसिंग, वो पूरा आपका एक स्मूथ हो। ओके। उसमें कोई भी मतलब मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, जो भी है प्रोसेसिंग ऑफ सैंपल एक्चुअली। ओके, सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आपके अकॉर्डिंग नाउ लेबोरेटरीज के लिए क्या बिगेस्ट चैलेंज है टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड? सबसे पहली बात तो मैं कहूँगी, एक तो ये जो इंटरनेट का ज़माना है वो सबसे खतरनाक चीज़ है। एक तो ये आप ले ही लो। ओके। अदरवाइज कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कई लैब्स जो हैं वो बहुत ही लो प्राइस में टेस्ट दे रही हैं, मुझे भी नहीं समझ में आता कैसे दे रही हैं। नंबर 3, आपकी जो ये छोटी छोटी लैब्स जो जुगाड़ की लैब्स खुल गई हैं, वहाँ पे पेशेंट जाता है बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट कि हम शुगर हम 10 रुपए में करा रहे हैं, हम 20 रुपए में करा रहे हैं। अब क्या होता है, वो पेशेंट जैसे ही हमारे पास आता है तो वो भी एक्सपेक्ट करता है कि हम भी 10 रुपए में करके दें। यस। अब उस 10 रुपए में क्या तो हम टेक्नीशियन की सैलरी निकालेंगे, क्या तो हम मशीनों की एएमसी निकालेंगे, क्या तो हम अपना मेंटेन करेंगे सारी जो भी आपका जहाँ आप काम कर रहे हो लैब को। तो क्वालिटी मेंटेन करना बहुत आसान नहीं है। Oh, in the same thing, I'll just ask, like Athens typhoid you are using from very long. I'm using, I think, जब से मैंने स्टार्ट किया लैब तब से मैं that is why I asked, like keeping one brand for very long. बीच में मैंने चेंज भी करी थी बट मुझे नहीं मिला सेटिस्फेक्शन, तो फिर मैंने So now this is only the quality, because of that you have just count. Exactly. Okay. Hello and welcome to another episode of Lab Leaders Unplugged. Real conversation, real insights, and real impact. Watch this podcast till the end to know more about diagnostic and healthcare from a specialist. Today, we are honored to welcome Dr. Richa from Dr. Richa Path Lab from Agra. She is a highly respected pathologist and laboratory entrepreneur. She is having more than 20 years of experience in this field. From growing up in a family of doctors to building one of Agra's trusted pathologists, she has helped diagnose countless patients at critical stage of diseases. Her journey is truly inspiring. So, without further delay, let's welcome our guest, Dr. Richa. Hello, ma'am. Hello, welcome to Ankita. the podcast. Thank you so much for accepting our invitation and join us today here. हेलो अंकिता, एंड थैंक यू कि तुमने मुझे अपने यहाँ पे इस तरीके से बुलाया एंड हम ये कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। प्लीज आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को हमारी ऑडियंस के लिए, सो दैट दे कैन नो अबाउट यू, योर जर्नी एंड योर एक्सपीरियंसेस। सबसे पहले तो मैं अंकिता, तुमने ऑलरेडी मेरे बारे में इतना कुछ इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, बता ही दिया है, फिर भी मैं बताती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रिचा एंड मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ। मेरी लैब जो है रिचा पैथ लैब नाम से है एंड मैं 15 साल से उसको रन कर रही हूँ। आगरा में सर्विसेज दे रही हूँ यहाँ पे लोकल लोगों को। Okay, that's really an inspiring thing to ma'am. मुझे इस फील्ड में, पैथोलॉजी फील्ड में 25 इयर्स हो चुके हैं पूरे। Okay. एंड मैंने अपनी जो एजुकेशन है, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी कर्नाटका से करी है। एंड बस एक बात कहूँगी, बहुत अच्छा कॉलेज था एंड बहुत अच्छी टीचिंग थी उस समय। Okay, ma'am. So, आपका college experience was very nice. Yeah. So, how come, ma'am, you belong to UP, right? Yeah. So, how you landed there in Karnataka? आपका experience कैसा रहा South में when you pursue education there? का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। जिस टाइम पे हम लोग गए थे
वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इट वाज लाइक वेरी गुड। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जिस तरीके के वो लोग हमको एजुकेशन कराते थे, पढ़ाते थे, ऐसा लगता था कि हम स्कूल के बच्चे हैं। हमको इस तरीके की एजुकेशन दी गई है मेडिकल कॉलेज में, लिटरली बहुत अच्छा मतलब सिस्टम था वहाँ का। सो आपका ड्यूरिंग एजुकेशन हाँ, एक्सपीरियंस मेरा काफी बहुत अच्छा अच्छा था वहाँ का एक्सपीरियंस, एजुकेशन ग्रेजुएशन का भी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो इट वाज सो वंडरफुल, टीचर्स आर सो डेडिकेटेड, आप उनको उन टीचर्स को इमेजिन ही नहीं कर सकते। रहा। ओके, दे आर सो सिंपल एंड फुल्ली डेडिकेटेड टीचर्स। that's good to know, ma'am. So I would like to just know a few things about your family, like your family background. I know that you belong from a doctor's family, but I Yeah. just know it from you. मेरी मदर एंड फादर दोनों डॉक्टर हैं एंड मैं बदायूं से बिलोंग करती हूँ, जो बरेली के पास है। आई थिंक बदायूं वैसे तो सभी लोग हाँ, जानते ही हैं, Near to Bareilly, नियर यूपी टू में ही है। बरेली है। एंड मेरी मदर लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं आगरा में, वो सॉरी बदायूं बदायूं। में। एंड मेरे फादर जो हैं वो रेडियोलॉजिस्ट हैं बदायूं में। Okay, एंड मेरी मदर को प्रैक्टिस करते हुए 50 इयर्स हो चुके हैं as a gynec. एज अ गायनेक। मेरे ब्रदर ही इज ऑल्सो डॉक्टर, माई भाभी शी इज ऑल्सो डॉक्टर। एंड मेरी फैमिली में अभी लगभग मोर देन 50 पीपल्स आर डॉक्टर। Oh my God, that's huge number. So आप फैमिली डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती है, एवरीवेयर व्हाइट कोट मेंबर्स आर देयर। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपकी जर्नी कैसे बिगिन हुई? आपने क्या इनिशियली यू वर श्योर कि आपको डॉक्टर ही बनना है, और हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी? एक्चुअली बचपन में मुझे बहुत ज्यादा तो ये नॉलेज नहीं थी डॉक्टर्स की। मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम अपने पेरेंट्स को देखते थे एंड मुझे डॉक्टर बनाने में मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन उनको था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं बन गई। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी फैमिली ने इन्फ्लुएंस ने आपके करियर को शेप किया इस हाँ। फील्ड में। उस समय हमें तो अकल नहीं थी कि हमें डॉक्टर बनना है या क्या बनना है, बट हाँ मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा थे कि मुझे डॉक्टर ही बनाना है उन्हें। ओके, सो मैम योर मदर एंड फादर दोनों ही डॉक्टर हैं, किसका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में ज्यादा रहा है, और किसके गाइडेंस को आप अभी भी फॉलो करते हैं? एक्चुअली गाइडेंस तो नहीं कहेंगे, नेचर कहेंगे उसको, या फिर मेरे को तो मेरे एक्चुअली दोनों पेरेंट्स का ही था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। बट मुझे लगता है मैं अपने पापा को देख के ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हूँ, क्योंकि वो वर्क के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। ओके, शायद वो- वही चीज़ मेरे में आ गई है कि काम के आगे मुझे कुछ नहीं दिखता। आपका डेडिकेशन दिखता है मैम, यू आर ऑलवेज इनटू वर्क। मैं आपसे जब भी मिली हूँ, आपको हमेशा मैंने माइक्रोस्कोप पे ही बैठे हुए देखा है, कभी स्लाइड्स देखते हुए, कभी काम करते। सो यस, वो इवन मेरे दिखता है। घर वाले भी डर जाते हैं कि तुम पापा अपने पापा की तरह मत बनना। इतना हार्ड वर्किंग। ही इज सो हार्ड वर्किंग। Okay, ma'am. So, like you have pursued medical, so there was multiple domains. Why you choose pathology as a career? एक्चुअली दो चीजें थी। एक तो ये बहुत सिंपल ब्रांच लगती थी हमें, तब लगती थी, बट मुझे नहीं पता था कि पैथोलॉजी भी एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, एक स्टैंड करती है अपनी जगह। मतलब पैथोलॉजी इट्स नॉट इजी ब्रांच, बट उस टाइम पे मैंने यही सोच के इसको चूज किया था कि सिंपल लाइफ होगी, सिंपल होगा, कोई इमरजेंसी नहीं होगी एंड इजी गोइंग। आप फैमिली में भी टाइम दे सकते हो, आप अपना लैब में भी टाइम दे पाओगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि पैथोलॉजी अगर ले रहे हैं आप, तो ये सोच के ना लीजिए कि बहुत इजी ब्रांच है, क्योंकि इस पैथोलॉजी के एक एक टेस्ट पर ही आपके पेशेंट की लाइफ डिसाइड होती है, उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। 100%, जो मुझे लगता है 100% मैम। कोई भी डॉक्टर है, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं आपके डायग्नोसिस के बिहाफ पे। एक रॉन्ग डायग्नोसिस पेशेंट के लिए एक रॉन्ग ट्रीटमेंट उसका पूरा ट्रीटमेंट ही चेंज कर देगा। अगर हमने अपनी रिपोर्ट गलत दे दी तो वो, या कुछ भी हमने कर दिया, तो वो पूरा ट्रीटमेंट ही चेंज हो जाएगा पेशेंट का। ओके मैम, व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रोफेशनल जर्नी, व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग एंड फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड? मैंने 2002 में अपना पीजी कंप्लीट किया था, एंड उसके बाद मैं आगरा आ गई थी। मेरी शादी हो गई थी ड्यूरिंग पीजी, और 2003 से मैंने अपनी ये जर्नी शुरू कर दी थी एज अ पैथोलॉजिस्ट। एंड यहाँ पे डॉक्टर अनिल अग्रवाल की क्लिनिक
क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब है जहाँ मुझे जॉब मिल गया था, तो मैंने जॉब से स्टार्ट किया था। Okay. उस समय कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मैम वहाँ पे जॉब करने बहुत में? अच्छा था। सर ने मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दे रखा था और मैंने उस लैब से बहुत सीखा है। शायद मैंने वहाँ मुझे जो सपोर्ट सर का मिला, उन्होंने जो मुझे सपोर्ट दिया वर्किंग में, फ्री हैंड दिया, उससे मेरा काफ़ी कुछ, मैं अभी तक उनको रिगार्ड करती हूँ इस चीज़ के लिए। Okay. So when everything was going that well, आपने बताया आपने बहुत कुछ सीखा and doctor even he was very like he trusted you a lot. So what motivated you to start your own laboratory? आपने कब सोचा कि नहीं अब मुझे अपना खुद का पैथोलॉजी स्टार्ट करना चाहिए? एक्चुअली मैं ये सोच तो बहुत दिनों से रही थी, बट कुछ ना कुछ आपके फैमिलीज में प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, बच्चे, पढ़ाई, वो सब, तो धीरे 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 वो शिफ्ट होता चला गया। एंड फाइनली थोड़े बच्चे बड़े हो गए तो फिर मैंने सोचा लाओ अब अपनी ही स्टार्ट करते हैं। Okay. इतना एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो चुका था मुझे एंड बस फिर यही सोच के, और फिर थोड़ा सा ये था कि डेली जाना आना मेरे लिए डिफिकल्ट भी हो रहा था, ये सोच के फिर मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था। Okay. अपना एक स्टेबल जॉब से अपना Yeah, खुद का exactly. काम शुरू अपना खुद का करना, काम था कि अपने हिसाब से आप मैनेज कर बट पा इट रहे टेक्स थे। लॉट ऑफ करेज मैम, आपको सोचना पड़ता है। लेकिन मुझे कभी वहाँ जहाँ मैं जॉब करती थी सर क्या, वहाँ पे भी कभी मुझे ये फील नहीं हुआ कि मुझे कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े या कुछ। मैं भी बड़ा रिलैक्स होके वहाँ काम किया, मुझे कभी It was comfortable even इट then. वाज वेरी कंफर्टेबल। स्टार्टिंग में जब आप अपने यहाँ सेटअप स्टार्ट किया अपनी पैथोलॉजी, आपने कोई ऐसा डिफिकल्ट फेज फील किया हो या एनी डिफिकल्टीज यू स्टार्टेड ड्यूरिंग इनिशियल फेज जब आपने Exactly. स्टार्टिंग में स्टार्ट किया? वो तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्योंकि आप एक सेटअप लेके चलते हैं। पैथोलॉजी एक टीम वर्क होती है, अकेले आप कुछ नहीं कर पाते हैं। Agree. तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। टेक्नीशियंस हैं, आपकी मशीन्स हैं, मशीन्स के बारे में आपको इतना नहीं पता होता है जब तक आप अपना खुद का काम ना करें। तो थी डिफ़िकल्टीज़, बट ठीक है, मेरे लिए थोड़ी थी क्योंकि मैंने लगभग 10 इयर्स जॉब करी थी, तो थोड़ा बहुत मैं एक्सपीरियंस थी इन सब चीज़ों में, तो बहुत ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टी नहीं हुई। एंड सारे जो डीलर्स वगैरह सब जानते ही थे, तो दे सपोर्टेड वेरी मच। तो आपके लिए आपका एक्सपीरियंस आपके अपने पर्सनल सेटअप में काफी हेल्पफुल रहा? बहुत Okay. So अभी आपका ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20+ ईयर एक्सपीरियंस है आपको। 23 years 23 ईयर का एक्सपीरियंस। सो इफ यू लुक 15 ईयर बैक टू योर करियर, क्या ऐसा डिसीजन था जो आपको लगता है कि टुडे आज मैं जहाँ हूँ मेरे सक्सेस का एक बड़ा रीजन है, वो दैट डिसीजन इज मोर इम्पोर्टेंट या कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू माय सक्सेस? मैं यहाँ हूँ तो 2-3 चीज़ें तो मेरे को लगता है। एक तो मुझे सबसे अच्छा था कि मुझे वर्किंग प्लेस बहुत अच्छा मिला। नंबर 2, मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा था, कभी मुझे रोका नहीं गया। एंड कुछ मुझे लगता था, मुझे इंटरेस्ट भी बहुत था एक्चुअली। मतलब जहाँ से मैं करके आई थी कॉलेज से, वहाँ पे हमको इतना कराया गया था कि मुझे कभी लगा ही नहीं यहाँ आके कि मुझे कुछ आता नहीं है एज अ फ्रेशर या कुछ। तो वो धीरे 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 वो सारी चीज़ें जो मैं, मतलब उसको कहना चाहिए, जो मैं पढ़ के आई थी, वो सब सारा इंटरेस्ट, वो जैसे जैसे मैं चीज़ों में इन्वॉल्व होती गई, वो डेवलप होता चला गया एक्चुअली। That's really good, ma'am. आपके multiple thing you have involved in your success. आपका study journey to your decision of taking job, and then it was all smooth only. It was all smooth. कहीं मुझे कोई In currently your lab setup, आप क्वालिटी को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? What quality mean to you? सिर्फ क्वालिटी तो देनी ही पड़ेगी आपको, अगर आप कोई भी सेटअप रन कर रहे हैं। क्वालिटी पैथोलॉजी में इसलिए भी ज़रूरी, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि एक पैथोलॉजी रिपोर्ट पूरा पेशेंट का ट्रीटमेंट चेंज कर देती है। एक सिंपल टेस्ट, अगर हम किसी की भी बात करें, हम सीबीसी की ही बात करें जिसमें हम टीएलसी प्लेटलेट देते हैं काउंट, अगर वो हमारी रिपोर्ट सही जा रही है तो पेशेंट का ट्रीटमेंट बिल्कुल सही चलेगा। लेकिन अगर वही हम गलत देते हैं तो वो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट ही चेंज हो जाएगा। तो क्वालिटी के लिए तो इट्स नॉट नेगोशिएबल फॉर यू। एज डॉक्टर रीचा पैथ लैब, आपके पैथोलॉजी में रिपोर्टिंग के लिए व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नॉन नेगोशिएबल है, आप उसे अवॉइड ही नहीं करती हैं कि नहीं ये थिंग्स तो मुझे फॉलो करना ही है?
irrespective of price concept or anything, but I cannot compromise with these qualities? से मैं 2-3 चीज़ें का ध्यान रखती हूँ। एक तो पेशेंट का इंटरेक्शन। पेशेंट मेरे लिए प्रायोरिटी है। जो वो सैंपल दे के गया है, वो मेरी प्रायोरिटी है कि मैं उस सैंपल का लेबलिंग और जो भी चीज़ें हैं उस सैंपल को प्रॉपर तरीके से रिसेप्शन से लेके मेरे जहाँ पे मैं अपने इसको रिपोर्ट करती हूँ आफ्टर प्रोसेसिंग, वो पूरा आपका एक स्मूथ हो। ओके। उसमें कोई भी मतलब मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, जो भी है प्रोसेसिंग ऑफ सैंपल एक्चुअली। ओके। सो जब सीजन टाइम में वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है, सो ऐसे टाइम में आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हाउ यू फॉलो योर टीम? हम लोग को इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा पूरा सेटअप ही ऐसा बना हुआ होता है कि अगर हमारे पास चाहे एक सैंपल है चाहे 100 सैंपल्स हैं तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि वो सिस्टम होता है, सिस्टम के थ्रू आ रहा है सारी चीज़ें। आपका केस बुक हुआ, आपका सैंपल हुआ, आपका उस पर बारकोड पड़ा, बारकोड से वो सीधे आ गया। हाँ, ये ज़रूर है, थोड़ा सा तो आपको स्ट्रेस होता ही है। नंबर ऑफ सैंपल लॉस बढ़ेगा तो उसके लिए बेस्ट होता है कि आप एवरी 1 आवर 2 आवर के बाद थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, ताकि वो एकदम से आपकी रिपोर्टिंग में कोई भी इफेक्ट ना हो, वो गलत आप इंश्योर करती हैं कि बैच में सैंपल्स प्रोसेस करें सो दैट आप इंश्योर कर सकें। ओके, सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आपके अकॉर्डिंग नाउ लैबोरेटरीज के लिए क्या बिगेस्ट चैलेंज है टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड? सबसे पहली बात तो मैं कहूँगी, एक तो ये जो इंटरनेट का ज़माना है वो सबसे खतरनाक चीज़ है। एक तो ये आप ले ही लो। ओके। अदरवाइज कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कई लैब्स जो हैं वो बहुत ही लो प्राइस में टेस्ट दे रही हैं, मुझे भी नहीं समझ में आता कैसे दे रही हैं। नंबर 3, आपकी जो ये छोटी छोटी लैब्स जो जुगाड़ की लैब्स खुल गई हैं, वहाँ पे पेशेंट जाता है बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट, कि हम शुगर हम 10 रुपए में करा रहे हैं, हम 20 रुपए में करा रहे हैं। अब क्या होता है, वो पेशेंट जैसे ही हमारे पास आता है तो वो भी एक्सपेक्ट करता है कि हम भी 10 रुपए में करके दें। yes. अब उस 10 रुपए में क्या तो हम टेक्नीशियन की सैलरी निकालेंगे, क्या तो हम मशीनों की EMC निकालेंगे, क्या तो हम अपना मेंटेन करेंगे सारी जो भी आपका जहाँ आप काम कर रहे हो लैब को। तो क्वालिटी मेंटेन करना बहुत आसान नहीं है आजकल के ज़माने में, बट हाँ फिर भी हम ट्राई करते हैं कि बेस्ट दें अपना और क्वालिटी मेंटेन करें। थोड़े से चैलेंजेस तो हैं इस समय। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बता रही हूँ। अभी मेरी स्पेशलिटी है बोन मैरो बायोप्सीज एंड एस्पिरेशन। आगरा में बहुत कम लोग करते हैं, तो मेरे पास एक पेशेंट आए अभी, तो 2-4 जगह से अपनी एक रिपोर्ट लेके आए, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, जिसमें कि उनकी डायग्नोसिस जो थी वो बिल्कुल मार्जिनल थी। मार्जिनल मतलब बिल्कुल हमारा जो कट ऑफ होता है कि उससे ज़रा सा बड़ा हुआ, तो दैट मीन्स कि वो पॉसिबिलिटी है कि उनको वो चीज़ हो सकती है, दैट इज़ अ कैंसर बेसिकली। वो रिपोर्ट हमने उनका एस्पिरेट किया, हमने भेजा, बाहर ही जाती है क्योंकि आगरा में ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि लोकल वो टेस्ट हो सके। अब वहाँ से मेरे पास क्वेरी आई कि इनकी क्लिनिकल कंडीशंस मुझे बता दीजिए और जो भी रिपोर्ट्स हुई हैं वो आप हमें भेज दीजिए। मैं उनसे बात कर रही हूँ एंड मुझसे वो क्या कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है आप मुझसे इसलिए मांग रही हो कि वो सारी रिपोर्ट छाप के मुझे दे दो। तो ये चीज़ें भी बड़ी जो हैं पेशेंट्स को समझनी पड़ेंगी कि हम अपना इतना बड़ा टेस्ट करा रहे हैं, तो जब तक पैथोलॉजी रिपोर्ट में क्लिनिकली आप उसे कोई एविडेंस ना हो, तो मुझे तो लगता है कि रिपोर्टिंग भी नहीं देनी चाहिए। एग्जैक्टली वो भी ऐसे टेस्ट आपको कोरिलेट करके ही रिपोर्ट्स निकालनी चाहिए ताकि पेशेंट्स का ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके, प्रॉपर हो सके, प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ हो सके। 100% ट्रू मैम, बिकॉज ये ऐसे डिजीजेस हैं, अगर आपने एक बार रॉन्ग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया देन इट विल लीड टू समवेयर एल्स, दैट्स रियली बैड। सो आप डॉक्टर्स के साथ वाइल रेफरिंग डॉक्टर्स, बिकॉज हम मल्टीपल सेगमेंट के डॉक्टर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, हाउ यू रेफर अ डॉक्टर, लाइक व्हाट काइंड ऑफ I just want to ask you, like, while taking a doctor's sample or referring to any doctors, what a important aspect you check? पहली बात तो मेरी जो ब्रांच है उसमें मैं रेफर नहीं करती किसी को, बट हाँ अगर कोई पेशेंट मुझसे कंसल्ट करता है तो मैं एडवाइस जरूर करती हूँ कि भाई तुम्हें ये डिजीज है तो तुम
यहाँ जा सकते हो, मतलब Okay. अगर आपको आगरा से बाहर जाना है, कहीं आपको आगरा से बाहर जाके अगर अपना ट्रीटमेंट लेना है तो मैं ऑब्वियसली कि भाई जयपुर चले जाओ कि एम्स चले जाओ, बट अदरवाइज हमारा जो मेन है हम लोग रेफर नहीं करते हैं। Okay. बेसिकली हम पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा अपनी रिपोर्ट्स को भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बेसिकली जो पेशेंट आता है डॉक्टर से वो वहीं पे अपना सारा चेकअप करा के आता है, तो बेटर यही होता है कि वो हमसे रिपोर्ट ले जाए, वहाँ डिस्कस वहाँ पूरा, discuss क्योंकि वो डॉक्टर पूरा उस पेशेंट से क्लिनिकली पता होता है उसको कि उस पेशेंट में क्या सो आप अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं बोथ वो और जरूरी भी है, हमको कॉन्फिडेंशियल होना पड़ता है कई बार रिपोर्ट्स के। अग्री मैम, अग्री। सो अनदर थिंग, लाइक अब आपका लैब सेटअप है एंड इट्स क्वाइट बिग, सो व्हाइल मल्टीपल स्टाफ्स विल बी देयर, व्हाइल हायरिंग स्पेशली अ टेक्नीशियन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग यू इंश्योर? सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि भाई वेल ट्रेन्ड हो, अगर वो वेल ट्रेन नहीं भी होता है तो मैं उसको 4-5 मंथ्स के लिए कहती हूँ पहले मेरे यहाँ ट्रेन हो, तब उसके बाद आगे कंटिन्यू करना। एंड वो एक्सेप्ट भी करते हैं, जो लोग बहुत डेडिकेटेड होते हैं, मतलब जो चाहते हैं सीखना वो करते भी ये चीज़ है। नंबर 2, मैं उनको ये भी बताती हूँ कि भाई कोई भी चीज़ आपको छुपानी नहीं है, अगर आपसे कोई गलती है तो आप हमें बताओ, उसी समय हम उसको करेक्ट करेंगे, कि रिपोर्ट बाहर गलत नहीं जानी चाहिए। बिकॉज जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने बहुत सुना था कि लैब्स में टेक्नीशियन से गलतियां हो जाती हैं एंड वो उसको छुपा लेते हैं। जैसे किसी से गलती से यूरिन का सैंपल गिर गया तो पानी भर के दे दिया। नहीं, ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, बट समय के साथ मैंने देखा है अब टेक्नीशियंस भी ऐसे नहीं रहे हैं, वो भी इस चीज को समझने लगे हैं कि भाई कल को मेरा भी पेशेंट हो सकता है, तो वो अब बहुत कम चांसेस हो गए। मिस्टेक इज पार्ट, किसी से भी हो मिस्टेक तो होती है, ह्यूमन है, अब आप तो थोड़ी बहुत तो मिस्टेक्स होती हैं, हमसे ही होती हैं, तो टेक्नीशियन लेवल पे तो होंगी। तो वो मैनेज करती हूँ मैं इस चीज को। तो काफी चीजें हैं जो, एंड उनको ये भी बोलती हूँ पेशेंट और पेशेंट के साथ आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन आप ही का है, मेरा तो नहीं है, आपका है, तो आप बहुत ही पोलाइट होने चाहिए पेशेंट्स के साथ। तो आप थोड़े ये सारा चीजें मैं उनको बताती हूँ। तो आप बेसिकली अगर न्यू कमर भी हायर करती हूँ, वेल ट्रेन करती हैं? न्यू कमर अगर मैं हायर भी कर रही हूँ एंड वो अगर उसने अपनी डिग्री करी हुई है बट ट्रेन नहीं है, तो मैं उसको ट्रेन भी करती हूँ। Nowadays it's very difficult, मैंने, because I'm also in the same field, I have experienced so many freshers, so they are working in a place for 2 years but they don't know anything, they are only aware sample load करना है, read करना है and report release करना है, because they are not they have not got the exposure, उतना उनको ट्रेन नहीं किया। एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि देखो अब वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर मैं नहीं ट्रेन करूंगी तो चलो मेरे यहाँ नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे, वहां गलतियां करेंगे, तो नुकसान तो सिर्फ पेशेंट का ही होगा ना। नुकसान तो लैब का भी नहीं हो रहा है, पेशेंट का नुकसान हो रहा है, पेशेंट सफर कर रहा है एट द एंड। तो मैं ये चीज उनके दिमाग में कूट कूट के भर देती हूँ कि भाई तुम को ट्रेनिंग में इसलिए नहीं दे रही हूँ, मेरा तुम ट्रेन होके चले जाओ, बट एटलीस्ट तुम दूसरी जगह जाके सही काम तो करोगे। आप जहाँ भी जाओ एथिकली काम करो। आपके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसे क्या एथिक्स हैं जो आप डायग्नोसिस में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हैं? पेशेंट और उसका सैंपल, उसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। अगर गलती होती है लड़कों से भी, जो टेक्नीशियंस हैं उनको भी, फिर मैं उस चीज में मैं बिल्कुल। ओके, सो मैम लास्ट 20 ईयर में ऑफ कोर्स ये फील्ड काफी डेवलप हुआ है, आपने क्या इवॉल्वमेंट फील किया है कि लाइक लास्ट 20 ईयर में हाउ मच इट हैव डेवलप्ड स्पेशली इन इंडिया? काफी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। बेसिकली जब मैं आई थी तो बहुत ज्यादा सेमी ऑटो का जमाना था, सेमी ऑटो मशीन्स होती थी, और अब तो आपका कंप्लीट ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन पे शिफ्ट प्लस हो गया, एआई पे भी शिफ्ट हो रहा है। या एंड डेफिनेटली बहुत चेंजेस हैं। रिपोर्टिंग में आपका टाइम कम लग रहा है, प्लस आपका एक्यूरेसी अच्छी हो गई है। पहले हम बहुत सारे टेस्ट मैनुअल करते थे, अब सारे ऑटोमेशन पे हैं,
तो आपकी रिपोर्टिंग एक्यूरेसी बढ़ गई है काफी सो कुछ। ऑटोमेशन में भी क्या रिपोर्टिंग, लाइक देयर आर एनी पॉसिबिलिटी कि ऑटोमेशन में भी वो आपको रिपोर्टिंग इश्यूज आते हैं, या बिल्कुल फिर आते हैं। ऑटोमेशन से ये आपको लगता है कि नहीं, इट हैज बीन करेक्टेड? नो नो नो, आपका जो ऑटोमेशन है उसमें भी आपकी काफी कुछ डिफिकल्टीज आती हैं अगर आप उनको क्वालिटी कंट्रोल उनका मेंटेन नहीं करोगे। कंट्रोल्स एंड ऑल वो सब आपको पता होने चाहिए कैसे रन करने हैं, क्योंकि मशीन तो मशीन है ना, वो तो आपने सैंपल डाला, उसने रिपोर्ट उसने दे दिया। एग्जैक्टली। प्लस जो आपकी जो रीडिंग्स आ रही हैं, जब तक आप उनको क्लिनिकली मैच नहीं करोगे तब तक आपको देना नहीं है। तो ये इश्यूज तो हमेशा आते हैं मशीनों में, तो वो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। उसके लिए एमसी सीएमसी करते हैं, डेली के आपको कंट्रोल्स लगाने होते हैं, तो वो सारी चीजें तो आपको करनी करनी सो आइदर इट इज मैनुअल और ऑटोमेशन। Exactly. योर एक होता है कि सेल्फ इन्वॉल्वमेंट एंड हाँ. क्रॉस चेक इज इम्पोर्टेंट। क्रॉस चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, डबल चेक करना पड़ता है। क्योंकि मैनुअल में बस ये था टाइम कंज्यूमिंग बहुत था, इसमें आपका ऑटोमेशन में हमारा टाइम बहुत सेव होता है, प्लस रीडिंग्स भी आपके एक्यूरेट आती हैं। जैसे अभी आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को मेंशन किया, आपको क्या लगता है अपकमिंग टाइम में एआई का क्या रोल होगा, स्पेशली डायग्नोसिस में, जिस फील्ड में हम हैं उसमें क्या रोल होगा? एआई का रोल है, मैं ये मना नहीं करूंगी, बट वो कभी भी हम लोगों को नहीं रिप्लेस कर पाएगा। एज अ हम लोग पैथोलॉजिस्ट को या ह्यूमन कह लें, उसको कभी नहीं रिप्लेस कर पाएगा। हाँ एग्जैक्टली। उसका रीजन ये है कि भाई एआई आपने मशीन बनाई, उसको चलाएगा कौन? यस, चलाने के लिए तो चाहिए। नंबर वन, आपने कुछ सैंपल्स फीड कर दिए, कुछ आपने डिजीजेस फीड कर दी, लगभग सपोज 10,000 डिजीज आपने फीड कर दी, लेकिन कुछ डिजीजेस ओवरलैप होती हैं, वो उनको कौन देखेगा? कौन देखेगा? उनको एज अ हम पैथोलॉजिस्ट ही देखेंगे। जो भी वो रिपोर्ट दे रहा है या जो भी है, उसको आपको पेशेंट को समझाना है, वो कौन करेगा? उसको पेशेंट को दोबारा बुलाना है, दोबारा होनी है जांच, या जो भी है, वो सारी चीजें में अभी भी पैथोलॉजिस्ट जो है वो उसका हाथ ऊपर है एग्जैक्टली। एआई से। एक एआई जरूर आपका हेल्पिंग हैंड जरूर है, बिल्कुल डेफिनेटली आपका टाइम भी मैनेज करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल रिपोर्ट तो आप ही की आप ही के जानी, थ्रू जाएगा। आप ही का साइन होना है। एक्सपर्ट विल प्ले देयर रोल्स। अब आपने सपोज कोई सीबीसी आप लगा रहे हो, एआई में आपने उसे फीड किया हुआ है, पर उसको ये तो नहीं पता 3 साल का बच्चा है कि 80 साल का आदमी है, जिसमें आपने सीबीसी दी है कि उसका क्या उसमें क्या नॉर्मल रेंजेस हैं, इसमें क्या नॉर्मल रेंजेस हैं, उनको कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे पेशेंट को समझाना है, या क्या आपको रिपोर्ट में आगे मेंशन करना है, फॉलो अप करना है, रिपीट करना है, क्या करना है, वो सब तो आप ही 100% अग्री मैम। एंड बिना पैथोलॉजिस्ट के आई थिंक कि वो वैसे भी रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड नहीं हो। अगर आप कोई डाउटफुल केस आपको वंस इन अ वाइल हम सबको मिलता है कि लाइक वी आर टेस्टिंग, वी आर नॉट श्योर अबाउट द रिपोर्ट्स, ऐसे सैंपल्स एंड केसेस में आप क्या प्रेफर मैं करते हैं? डबल चेक कराती हूँ, बाहर भेजती हूँ, आउट जो और लैब्स हैं उनमें एक बार डबल चेक भी कराती हूँ, प्लस अपना भी थोड़ा सा दोबारा उसको रिपीट कराना, सैंपल रिपीट लेना, ये सारी चीजें हम फॉलो करते हैं। So you never follow that blind reporting format, always cross check. सी मिस्टेक्स तो, ह्यूमन एरर्स तो होती हैं, अब वो हम अपनी तरफ से नहीं करना चाहते। देखो, कोई भी पैथोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसके पास से कोई भी गलती बाहर जाए, क्योंकि उसमें उसी का लॉस है। अब कभी भी जो भी गलती जा रही है वो इंटेंशनली नहीं जा रही है, वो चली गई, बहुत सारी चीजें, हमारा पूरा टीम वर्क है भाई, किसी हिसाब से रिपोर्ट प्रिंट गलत हो गई तो उसको हम देखते हैं, समझते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, पेशेंट्स को बुलाते हैं, भाई गलती से आपके नहीं चला गया, आप आके रिपोर्ट बदल लें। तो ये काम होना चाहिए, अगर कोई नहीं भी करता है तो होना चाहिए। ऑब्वियसली मैम, अग्री। कोई एक ऐसा केस आपकी लाइफ में जो अनफॉरगेटेबल है अभी तक आपके लिए? मेरे को एक केस याद है। मैं बिल्कुल नई आई थी, सर किया मैंने ज्वाइन किया हुआ था क्लिनिकल लैब पे, तो एक पेशेंट शाम को आते हैं, 70 इयर्स के थे। ओके। उस समय सर घर पे थे, लंच टाइम था, क्या था मुझे याद नहीं है, बट मैं अकेली बैठी हुई थी चैम्बर में, एंड बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए ये वो। तो मैंने कहा, मैं डर गई, बिकॉज मैं बिल्कुल नई थी, मुझे समझ नहीं आया, तो सीधे मेरे पास आ गए घुसते, खूब लिटरली जो हिंदी में गालियां होती हैं। मैंने कहा, सर क्या हो? फ्रस्ट्रेटेड। अरे मैं इतने दिनों से मेरी शुगर कम थी और अब ये देखिए आपने क्या दे दी है। इट वाज अराउंड 300 400 कुछ आई थी ऐसी।
तो मैंने उन्हें ऊपर देखा, मैंने कहा सर आपने क्या किया हुआ है? कि मेरी तो सही आ रही थी, मैंने दवा बंद कर दी थी और अब मैंने रीचेक कराया। अब मैं सोचूं मैं क्या बोलूं इनको। मैंने जब उनको पूरा देखा, लिटरली उनकी आईज पूरी सूजी हुई थी एंड पानी उसमें से बह रहा था, जो कि टिपिकल जो हाई शुगर पेशेंट्स हो जाते हैं, एक डायबिटिक के सारे क्रॉनिक symptoms। पेशेंट्स हो, तो उनमें सारे सिम्टम्स थे। फिर मैंने कहा अच्छा आप बैठो, मैं आपके अभी के अभी रिपीट कराती हूँ, और आपको लगता है, आपको मैं सैंपल भी दे रही हूँ, आप दूसरी रिपोर्ट दूसरी लैब में जाके चेक करा लेना। फिर उनको बैठाया, सब उनकी करी, मतलब वो सीन मैं आज तक कभी नहीं भूल पाई हूँ। और उनका चेहरा भी मुझे अभी तक है कि इसको 20 साल हो चुके हैं जबकि। ओके, ओ काफी तो पुराना मतलब केस। उतना वो था कि हम सारे उनके जाने के बाद हम इतना, हमको समझ ही नहीं आता कि हम हंसें कि क्या करें। Then what was the final? फाइनल तो उनका बड़ा ही हुआ था, सेम रीडिंग आई थी, तब वो कन्विंस हुए। फिर उनको ये कहा गया भाई आपने शुगर के आप पेशेंट हो तो कंटिन्यूस लेनी है आपको मेडिसिन जो है, तो आप अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करो, आपकी ठीक हो जाएगी शुगर। वो पेशेंट मैं आज तक नहीं भूल पाई। तो हालांकि इंसिडेंट्स तो बहुत होते हैं हम लोगों के तो डे टू डे लाइफ में, बट दैट वाज द अल्टीमेट। फील्ड ही ऐसा है, किसी का थोड़ा भी, कई बार ऐसा होता है कि हमने एक लैब में सैंपल टेस्ट कराया, अदर लैब दोनों मैच नहीं किए, दे आर इवन नॉट श्योर कि किसके पास जाना है, बट ऑलवेज दे विल गो जहाँ पे आइदर उन्हें पॉजिटिव आया या हायर साइड सैंपल, दे ऑलवेज डाउट वो वहाँ पे, हाँ वो वहीं पे डाउट करते हैं, जहाँ नॉर्मल आएगी वो वहाँ डाउट नहीं करते हैं। ये तो है। अभी मैम स्पेशली डायग्नोसिस फील्ड में एक ट्रेंड है डिस्काउंट एंड लैब्स, देयर आर लॉट ऑफ B2B लैब्स ट्रेंड्स जहाँ पे हेल्थ केयर पैकेजेस आर देयर एंड unbelievable packages are there. If you say, what's your view on that? Like how you take this scheme or things? मैंने आपको एक वर्ड बोला था ना, आप खून की जांच कराने जा रहे हो और अपने खून पसीने की कमाई से करा रहे हो। ये 70% और 80% डिस्काउंट के बाद आप कहाँ स्टैंड करोगे कि 100% आपकी रिपोर्ट ही गलत हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक होती हैं, क्योंकि कोई अगर 99 रुपए में पूरा बॉडी का पैनल कैसे पॉसिबल है? अगर आप एक किट की कॉस्ट भी लगाओगे, किट जो हम लोग खरीदते हैं, कैसे पॉसिबल है? मतलब मेरे को तो नहीं लगता। मुझे तो जो मुझे लगा है, जो मैंने समझा है, वो मैंने यही समझा है कि किट आपकी अगर एक्सपायरी डेट के आसपास पहुंच रही है तो जस्ट अपना आपको जो खत्म करना है कि आपका वेस्टेज भी ना हो। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें इसीलिए बहुत ज्यादा आती हैं। या फिर आप सिंक टेस्ट कर रहे हैं, दैट्स ऑल, then only it's possible. Then it's possible. Otherwise मुझे नहीं लगता ये possible. If you are going for quality testing, then इतने low prices में it's not possible. मतलब ही नहीं है। So आप basically you're 100% sure कि aggressive pricing and quality दोनों आप एक साथ नहीं कर सकते। आप नहीं, कहीं ना कहीं तो वो कॉम्प्रोमाइज होना ही पड़ेगा। होना ही है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता ही है। आप देख लो, मैं नाम नहीं लूंगी इन लैब्स का, जो मेरे लिए ठीक भी नहीं है। मतलब आप किसी का हीमोग्लोबिन 9 आ रहा है एक दिन पहले, अगले दिन उसने कराया 13 आ रहा है, व्हाट इज दिस? आप इसको क्या बोलोगे? तो मेरे को तो ये है कि मैं तो यही कहती हूँ कि आप जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ एक ट्रस्टेड लैब में आप जाइए, अपने टेस्ट कराइए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत आ रही है या ज़्यादा आ रही है, या तो आप बैठ के उसी पैथोलॉजी में डिस्कस करिए, उसको रिपीट करवाइए। वो ज़्यादा बेटर है, ना कि आप 70% 60% डिस्काउंट के चक्कर में जुगाड़ की लैब में। अग्री। सो मैम अभी जैसे सिटी के अलावा अगर आप नाउ डेज इट्स लाइक बहुत ही अग्रेसिवली इवन 2 tier and 3 tier cities are very aggressive for labs. So what you feel like for the labs opportunities are still there in tier 2 and tier 2 cities? 2 tier and 3 tier cities में बहुत ज़्यादा अभी रिक्वायरमेंट है पैथोलॉजी की, अच्छी पैथोलॉजी की, क्योंकि वहाँ पे लोग रुकना नहीं चाहते हैं, सब दिल्ली बम्बई सब भागते हैं बड़े बड़े शहरों में। तो छोटे शहरों में एक अच्छी बढ़िया लोकल लैब की अभी भी रिक्वायरमेंट है। अगर आप जाएं वहाँ पे अपना सेटअप करें अच्छा, तो ऑब्वियसली आप SRL और लाल पैथ को टक्कर दे देंगे। जो मुझे लगता है, अगर अच्छा सेटअप है आपका तो।
क्योंकि अभी जो ट्रेंड है लाइक बिग B2B labs, they will be of course collecting samples from interior parts only. वहां से वहीं for से samples, वहीं से yeah. सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। And then they are also like उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें देना ही है, उनको because they are- ऑप्शन नहीं है। that's why they have to go with that. अगर मैं पर्टिकुलर ब्रांड्स की बात करूं, ऑफ कोर्स लैब्स में देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स जो आप यूज करते होंगे. सो फॉर द किड्स सेलेक्टिंग एनी किड्स, एनी मीडियम, आइदर इट इज रैपिड, आइदर इट इज एलाइजा, व्हाट आर इंपॉर्टेंट थिंग यू चूज बिफोर सेलेक्टिंग अ ब्रांड? आप क्या देखते हैं? एवरीथिंग। सी कॉस्ट भी उसकी इफेक्टिव होनी चाहिए, प्लस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एंड ये दो चीजें तो हमें देखनी ही देखनी है। क्वालिटी प्लस कॉस्ट दोनों रिक्वायरमेंट दोनों। ओके, बट हाँ, हम ये भी नहीं कर सकते कि कॉस्ट लोअर करने के लिए हम क्वालिटी खराब कर दें। एग्जैक्टली, आपने ऑलरेडी बताया यू आर ऑलरेडी योर स्पेशलिटी। दोनों चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। सो अभी क्या क्या सेगमेंट वैसे आप कवर कर रहे हो अपने लैब में? Means what? Like I just want to know, like you're doing rapid diagnostics, CLIA, ELISA, what are all I'm things doing you're doing? ELISA, CLIA भी है। बाकी मेरा जो मेन इंटरेस्ट रहता है वो हिस्टोपैथोलॉजी एंड बोन मैरोज में है। Okay. तो थोड़ा सा डेवलप भी अभी ज्यादा हो गया है, तो ट्रिफाइन एंड एस्पिरेशन दोनों कर रही हूँ मैं, प्लस साइटो, इसमें मेरा थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा। आपकी स्पेशलिटी उधर? यस, हाँ, बायोकेमिस्ट्री वगैरह तो मैं कर ही रही हूँ, सब क्लाया वगैरह सब है ही मेरे पास, बट इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट देती हूँ। Any preferred brand, like अभी its market is very competitive, still I have seen like even you would have experience कि one particular brand you will be staying for very long time. So ऐसी क्या quality है कि one doctor prefer a single brand for very long year? एक तो एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए ब्रांड सभी ज्यादातर अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रांड आपका, कोई भी कंपनी आपको खराब या दे रही है, बट क्या होता है कि कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे, एंड पर्टिकुलर क्या बोलूँ इस चीज में, मतलब मेरे को लगता है कि आप जो चूज कर लेते हो ना, उसको फिर आप लॉन्ग टाइम चलाते हो, कि बार बार आपको शिफ्ट करने में और दूसरी किड्स को लाने में थोड़ा तो दिक्कत होती है। कोई नया ब्रांड लाना है, वैलिडेशन करना है, तो अगर पुराना एग्जिस्टिंग अच्छा चल रहा है तो आप चलाते रहो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों चेंज करना है? सो आप बेसिकली कंपनीज अगर क्वालिटी मेंटेन कर रही हैं, then there is no need to या तो change. मैं कहीं क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो तो मैं चेंज करूँ ब्रांड। Okay. मेरा तो यही रहता है कि एक्चुअली जो चल रहा है वो अगर अच्छा है, क्वालिटी मेंटेन चल रही है उससे, तो आप उसको रन करते रहो। So in the same thing, I'll just ask, like Athens Typhoid you are using from very long. I'm using, I think जब से मैंने स्टार्ट किया लैब तब से मैं that is why I asked, like keeping one brand for very long. बीच में मैंने चेंज भी करी थी, बट मुझे नहीं मिला सेटिस्फेक्शन, तो फिर मैंने So now this is only the quality, because of that you have just come. Exactly. Okay. So over the quality and price, both thing, there are other parameters also which are, I think you have also used the viral marker and infectious diseases. So आप कितना preference देती है, especially for viral markers? Now there are so many brands जो they are offering very cheap price. Shifted to CLIA. Actually, okay, now you shifted to CLIA. I'm not using these rapid card, no. Okay. I've already shifted to CLIA, तो इसलिए मुझे now you're not using, so no, I'm not using that, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वायरल मार्कर्स जो हैं अब ज्यादा आपको उनको इम्पोर्टेंस देनी है उनकी रिपोर्टिंग में, क्योंकि अगर लो वायरल है आपके उसमें तो अगले डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल का काम है फिर। Yeah, especially when it is reported as false negative. False negative, exactly. Because false positive चलेगा, आपने false positive दिया तो आप उसको फाइनली आप उसको एक बार कंफर्म करा लो, बट फॉल्स नेगेटिव में आप फंस जाओ। बट अगर आपने पॉजिटिव दे दिया, देन दे फाइन, ऑफ कोर्स दे आर गोइंग फॉर द देखो पॉजिटिव अगर आप देते हो, ये रूल हम लोग फॉलो करते हैं। अगर कोई भी हमारी किट, जैसे किट्स मैं रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं, अगर मेरी किट कोई भी पॉजिटिव दे रही है तो मैं एटलीस्ट 3 मिनिमम टेस्ट उसके करा के कंफर्म करके ही आगे करती हूँ। मैं ऐसे सिंगल किट पे मैं आगे देती भी नहीं। especially for the viral marker. स्पेशली फॉर द वायरल मार्कर, अगर मेरी पॉजिटिव आ रही है किट तो मैं उसको क्लाया पे भी एक बार टेस्ट करूंगी, प्लस दूसरी अदर कंपनी की भी टेस्ट करूंगी, तभी उसको आगे दूंगी। ऐसा हम लोग नहीं देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ब्रांड को बहुत लॉन्ग टर्म में यूज कर रहे हो, बट देन सडनली यू रियलाइज देयर आर क्वालिटी कंसर्न एंड यू स्विच्ड? होता है, अक्सर होता है। उसमें फिर स्विच करते हैं हम,
लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है बाद में हम फिर उसी पे आ जाते हैं, बट तब तक क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेसी बहुत है इस समय, तो फिर बात करते हैं भाई जो डीलर वगैरह हैं, तो पता चलता है कि कंपनी भाई से कंसर्न करना है, इफ दे आर प्रोवाइडिंग सोल्यूशन देन यू आर बैक टू द सेम ब्रांड. So, आप एथलीट्स के साथ भी काफी टाइम से एसोसिएटेड है. हाउ इज देयर सर्विस? लाइक वेरी नाइस. people are visiting and their visits and Exactly. everything, service is good. From a laboratory perspective, in future, what kind of innovation you will expect from athletes? Like, in which field they should do more invention? Any particular suggestion you want to give? अंकिता, देखो मेरा जो वर्क है, मतलब मैं जो फील्ड में हूँ, उसमें आपकी कंपनी किट्स बना ही रही हैं सारी, स्पेशली स्टेन्स. आई थिंक तुम लोग स्टेन्स में नहीं हो अभी हम नहीं कर रहे हैं. Yes. एंड मॉलिक्यूलर में भी तुम लोग अभी नहीं हो. Molecular we just started, so yeah, that's a okay, that's field very we- good. तो उसमें बढ़ो आगे, वो जरूरत है. अब आगे के जितने भी हैं फ्यूचर में आपको इन सब की बहुत जरूरत है, तो इसमें आप लोग अपना आगे. Definitely that your बाकी feedback तो आई will थिंक take. यू आर डूइंग एवरीथिंग, नो? Yeah, मशीन्स एंड ऑल सारा now we have started doing multiple segments. We have. Okay. So, ma'am, as a wife and as a mother, there are and pathologist, you are playing multiple role at one time. How you balance these responsibilities? Like, you ever feel कि my work is affecting my motherhood or my work is affecting my family life anywhere? नेवर. मैंने एक चीज सीखी है, 100% आप अगर लैब में है तो अपना 100% लैब में दीजिए, अगर आप घर में है तो अपना 100% आप घर में दीजिए, तो आपको कभी ये दिक्कत आएगी नहीं. Okay, so personal and professional maintain करके मेंटेन रखना करो. पड़ेगा. समटाइम्स कभी कभी होता है, वो बहुत रेयर है, वो मैनेज, आई विल मैनेज इट. So, ma'am, आपकी journey, you have almost completed 20 plus year, as 23 you mentioned. So, it's a successful journey. What motivates you every day to continue this journey? मेरे को क्या लगता है, अगर मैं किसी की डायग्नोसिस बनाती हूँ और वो पेशेंट ट्रीटमेंट लेके ठीक, मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं ऐसे लौट के आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे वो इंस्पायर करते हैं कि भाई मैंने कोई काम किया एंड उससे पेशेंट मेरा बेनिफिटेड हुआ, उसको बेनिफिट हुआ, वो ट्रीट होके वो अपना ट्रीटमेंट लेके मुझसे मिलने आता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे. और मुझे जैसे अब कभी मेरे हस्बैंड ही हैं, वो मुझे बोलेंगे वाह तुम, मतलब वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इन सब चीजों में, तो मुझे मतलब मैं बहुत मोटिवेटेड रहती हूँ. Your husband is very supportive for you. या वेरी सपोर्टिव. एंड बच्चे भी बड़े खुश होते हैं मेरे, जब मैं कोई डायग्नोसिस उन्हें बताती हूँ, देखो मैंने ये काम किया, ऐसे किया, तो वो भी मुझे बहुत प्रेज करते रहते हैं, हाँ मम्मी ठीक है ठीक है. तो ये सारी चीजें मिलके मुझे बहुत मोटिवेट करती रहती हैं. Yes, and even I know a patient of yours where you have given because of your diagnostic, his wife. मेरे को detect बहुत मोटिवेशन मिलता है जब भी पेशेंट, ज्यादातर मेरे पेशेंट्स वापस आते हैं ट्रीटमेंट लेके, क्योंकि थोड़ा बहुत ये वाला काम मेरा ऐसा ही है, कभी कभी मतलब टकराते रहते हैं बीच में, तो वो मुझे बताते रहते हैं, ये मैं भी उनसे अपडेटेड सारा रहती हूँ कि भाई तुम्हारे पेशेंट्स का क्या चल रहा है, ये वो. सबका कस्टमर रिटेंशन इज वेरी गुड. Yeah. Once they come to you, they are Yeah. satisfied and then they are fixed for you. वो तो वो जाने मैम, कोई भी क्लाइंट ही जाने, कोई भी जाने, कोई भी But पेशेंट अगर आपके मैं पास, अपना जानती हूँ कि हाँ मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैंने कुछ अच्छा किया तो मुझे और करना चाहिए. कोई भी ऐसे. पेशेंट किसी के पास तभी दोबारा जाता है when he is satisfied. If see, I am a patient, if I come to you and I'm not satisfied with your work, next time I'll definitely find someone else. If you are seeing that customer retention, लोग बार बार आपके पास आते हैं, of course it's your goodwill and work, of course work के हिसाब से ही लोग आते हैं. So आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, एक क्या मैसेज होगा जो आप नए बच्चे हैं जो लैब खोलना चाहते हैं या DMLT MLT करके लैब ओपन करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखो मैं तुम्हें बता दूं अंकिता, DMLT आई थिंक दे आर नॉट अलाउड टू ओपन द लैब्स. ओके, है ना, DMLT जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो लैब्स होती हैं वो डॉक्टर ही एक रन कर सकते हैं. सो मैम, आपको अगर एक मैसेज देना हो न्यू कमर डॉक्टर्स को जो लैबोरेटरी स्टार्ट करना चाह रहे हैं और पैथोलॉजी स्टेबल करना चाह रहे हैं, व्हाट वुड बी वन मैसेज यू वुड लाइक टू गिव देम? अंकिता, मैं इसमें एक चीज कहूंगी, जितने भी यंग लोग आ रहे हैं उनको सबसे पहले ये समझना है कि जो पैथोलॉजी एंड पैथोलॉजिस्ट जो हैं वो लैब और पेशेंट के बीच की कड़ी हैं.
Okay. जो लैब की रिपोर्ट पर ही पेशेंट का ट्रीटमेंट डिपेंड कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही पूरा, बट हाँ, तो लैब का और पेशेंट की लाइफ का जो बीच का हम वो कवर अप करते हैं, वो पैथोलॉजी एंड पैथोलॉजिस्ट ही कवर करते हैं। अग्री। तो सबसे पहले तो पैथोलॉजिस्ट बैक स्टेज पे रहते हैं, पर अपने आप को कभी बैकग्राउंड ना बनाएं। नंबर 2, मैं ये कहूँगी कि ज़्यादातर मतलब 60-70% क्लिनिशियन जो है वो पैथोलॉजी रिपोर्ट पर ही आगे अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर पाते हैं। अग्री मैम, 100%। है ना, ज़्यादातर। तो हमें अपनी रिपोर्ट में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, काम करने में भी आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट कमानी है, आप मांगिए मत रिस्पेक्ट। बिजनेस और मेडिसिन में दोनों में बैलेंस बना के रखिए। ऑब्वियसली मेडिसिन आप पूरा करोगे तो अपना आप अर्न नहीं कर पाओगे, बिजनेस करोगे तो मेडिसिन आपसे नहीं हो पाएगी। तो हर जगह बैलेंस बनाना है। हम पहले क्या होता था, पैथोलॉजी इज अ रिपोर्ट आनी है, बस रिपोर्ट आ जाएगी एंड काम हो जाएगा। अब आजकल क्या हो गया है, जो हम लोग जो पैथोलॉजिस्ट है वो रिपोर्टिंग तो करता ही है, थेरेपी गाइडेंस भी होती है थ्रू पैथोलॉजिस्ट। वो भी, उसका भी रोल एक हो रहा है, मतलब एज अ पैथोलॉजिस्ट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या हो गया, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर और ये सब लेवल बढ़ते जा रहे हैं, अब आप के पास आपने भेजी रिपोर्ट, अब जो क्लिनिशियन है वही आपको कॉल करेंगे कि भाई मैडम अब हम इसमें क्या करें, क्या कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी आपको अपडेट रहना है, अपने आप को अपडेट रखना है, अपने आप को बैक स्टेज पे रख के, पर बैकग्राउंड में नहीं जाना है। प्लस ये समझना है कि हम भी एक एज अ कंसल्टेंट हैं जो कि रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एंड हमारी रिपोर्ट पे पेशेंट की लाइफ डिसाइड होती है कि क्या होना है। तो मुझे लगता है कि अपने आप को पूरा उसको सही करना है। मेरा ये That's really like great message. आपने जो ये मैम फीडबैक कह लो या मैसेज दिया है, that's really 100% true. किसी भी पैथोलॉजिस्ट के लिए, या फिर आप लैब स्टार्ट कर रहे हो, छोटी लैब हो या बड़ी लैब हो, आपकी एक रिपोर्ट पे हर एक सिंगल रिपोर्ट आप शुगर की ही ले लो। अगर हमने शुगर किसी की कम आ रही है, किसी की 20, 30, 40 शुगर है और हमने उसे नॉर्मल दे दिया, तो वो बिल्कुल कॉमन में चला जाएगा, है ना। या हमने तो उसका तो ट्रीटमेंट पार्ट ही चेंज हो गया, हम उसको कोई ट्रीटमेंट ही नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमने तो रिपोर्ट कर दिया आपको नॉर्मल। तो एक सिंगल, सबसे मैं कहूँगी 60 रुपए की शुगर की रिपोर्ट से ही आप जो है पेशेंट की लाइफ को बदल सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट पूरा चेंज। एग्जैक्टली, हर एक रिपोर्ट आपकी पेशेंट लाइफ को डिपेंड करती है। आपकी राइट रिपोर्ट पेशेंट की लाइफ बना सकती है, और अगर गलत से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये दिमाग में रखे कि भाई हम पैथोलॉजिस्ट हैं और हमारा भी ये रोल मैटर करता है। That's great advice, ma'am. And I must say, we really had a nice conversation. And once again, thank you so much, ma'am, for accepting our invitation and join us today here. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for sharing your journey. As Dr. Richa, she have shared a lot of insights, if you see. And ma'am ki life experiences, 23 year of experience, and she's specialized in bone marrow, histopathology, cytopathology, and apne area ki ma'am specialist hain. So you have watched this podcast, and I'm sure you have gained a lot of insights with that. So stay tuned for next upcoming podcast series, and thank you so much for watching us, and thank you.